अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं नताशा रहमान और आप सबको हम सब की तरफ से छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। नाज़रीन, इस शाम को और भी हसीन बनाने के लिए आज हम एक ऐसी नामवर शख्सियत के घर आए हैं जो कि गुलकार भी हैं और साथ ही साथ वो सियासी पार्टी के सरबराह भी हैं। और आज हम उनसे गाने भी सुनेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि वो अपनी ईद को कैसे मनाते हैं। अभी हम अंदर चलते हैं और जाकर आपको बताते हैं कि वो कौन सी सियासी शख्सियत हैं और कौन से नामवर गुलकार हैं जो अपनी ईद को कैसे मनाते हैं और हमारे साथ वो कैसे मना रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, हमारे साथ नामवर गुलकार जवाद अहमद साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ वो बराबरी पार्टी के सरबराह भी हैं। उनके साथ आज हम ईद मनाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आज चूँकि ईद भी है और आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ईद कैसे मनाते हैं? ईद मुबारक पहले तो आपको भी, मुबारक, सबको, नाज़रीन को भी जो देख रहे हैं जीएनएन इस वक्त। मैं ईद उसी तरह मनाता हूँ जिस तरह पाकिस्तान के आम लोग मनाते हैं। सुबह उठ के वो करते हैं नमाज का एहतमाम, उसके बाद वापस आते हैं घर वालों के साथ बैठ के खाना खाते हैं। बड़े अरसे के बाद आप दोपहर का खाना खाते हैं और उसके बाद फिर कुछ दोस्तों रिश्तेदारों के साथ आना जाना। तो आम ईद होती है जिस तरह सबकी होती है उसी तरह मेरी। मोस्टली लोग तो सो के गुजार देते हैं ईद। नहीं, मैं ये नहीं करता। एक्चुअली ये हो सकता है कि जवानी में हमने ही किया होगा, मतलब मुझे याद भी पड़ता है कैसा होता था। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो कई दफ़ा नमाज पढ़ के आया दोबारा सो गए। लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा लोग हैं मिलने मिलाने वाले, मौसीकी की वजह से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ बना लोगों के साथ और बहुत ज़्यादा मेरे हल्का अहबाब है मेरा। और दूसरा फिर पॉलिटिक्स में मैं वही कहने लगी थी, फिर सियासत में भी आपने हिस्सा लिया होगा और अपनी पार्टी भी है तो उसकी वजह से ज़्यादा हो गया होगा। सियासत में आके तो आप ये समझें कि अगर मैं आपको अपना कभी व्हाट्सएप दिखाऊं किसी को, मैं अपने क्लोज लोगों को भी दिखाता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए क्या हो रहा है, तो इतने मैसेजेस होते हैं कि मैं कभी पढ़ ही नहीं सकता हूँ। तो मैं तो अपने सिर्फ करीबी को, अगर कोई दोस्त हो और उसने उसी को मुझे कुछ भेजना हो तो कहूँगा यार भेजो ताकि मैं अभी देख लूँ। अदरवाइज मैं SMS कहता हूँ उनको करो मुझे। ओके, नंबर पे मैसेज करें। हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतने ज्यादा मैसेज होते हैं जिससे पता ग्रुप्स बहुत ज्यादा होते हैं। ग्रुप्स नहीं, मैसेजेस ही इतने ज्यादा होते हैं क्योंकि लोगों के पास नंबर पता नहीं कब से है। अब सियासत में आ गए हैं तो वो कोई ना कोई इश्यू पे बात करना चाहता है, कोई अपनी कोई दुखड़ा सुना रहा होता है, कोई इवन मदद मांग रहा होता है। तो वो इतने ज्यादा लोग होते हैं कि आप एक्चुअली, मैं तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हूँ ना इस मुल्क। हाँ बिल्कुल। तो मैं लेकिन कर सकता। आप सिंगर भी हैं, फिर सियासत में भी हिस्सा, तो जाहिर सी बात है लोगों से मिलना जुलना ज्यादा होगा आपका। बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत सारी चीजें क्योंकि इकट्ठी हो गई हैं। पढ़ाई में लिखाई में भी बड़े दोस्त बने, उसके बाद मौसीकी की वजह से भी बहुत वाकिफकार बने और अब सियासत की वजह से भी हैं। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लोगों की जो नीड में होते हैं और बाकायदा नीड में होते हैं उनके लिए हम फिर मिल बैठ के कुछ कर लेते हैं। अदरवाइज मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं हर इंसान को जवाब दूँ। और इसलिए मैं आपको कह रहा था कि बड़ा हाँ, अगर कोई मिलना चाहता है तो हम कहते हैं पार्टी ऑफिस आ जाओ, उनके लिए मैं हर वक्त तैयार होता हूँ, अवेलेबल होता हूँ। ठीक है, ये बताइएगा बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? मेरा ख्याल है कि बचपन में एक एक्साइटमेंट होती है ईद की खास, जो कि शायद बड़े होकर नहीं होती। अब आप भी देख लेना, इस वक्त आप लोग फील्ड वर्क और काम, ईद के दिन में भी आप लोग फिर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो वो तो ख़त्म हो जाती है एक्साइटमेंट। आपके काम के अंदर ही सारा कुछ आ जाता है, इनकम्पस करता है वो फैमिली सारी। हाँ, लेकिन ये है कि बच्चों को ईदी मिलने का होता है, एक्साइटमेंट होता है। अच्छा बताइएगा कि अभी ईदी मिलती है या सिर्फ देने में ही सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं? वालिद साहब से मिलती है अभी तक। हाँ वालिद साहब जो है वो स्पेशली जो है वो ईदी बुला के बल्कि देते हैं। मैं कहीं भी हूँ तो कहेंगे यार आना मेरे पास, मैं जाता हूँ। तो मेरी वालदा नहीं है, 2008 में उनकी डेथ हुई थी और इट इज़ बीन 13 ईयर्स, नहीं 14 ईयर्स हो गए। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। हाँ जी, लेकिन ये कि वालिद साहब के साथ बड़ा हमारा जिस तरह अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, सबका ही होता है, तो उनसे भी ईदी मिलती है। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा ईद में कभी
किचन में गए हों, बेगम ने फरमाइश की हो या बहनों ने, भाइयों ने फरमाइश की हो कि आपके हाथ का हमने आज खाना, तो आपने कुछ स्पेशल बनाया हो? नहीं, उनको पता है कि इसको बनाना आता नहीं है, तो फरमाइश कहाँ से करेंगे। सिर्फ खाना आता है? नहीं, मैं सच बताऊं तो मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानता कि मर्दों को खाना पकाना नहीं आना चाहिए, बल्कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मुल्क से बाहर चले गए और अकेले रहे एक बड़ा अर्सा, उन्होंने खाना पकाना सीखा बकायदा। और इंसान को कम से कम उसके खाने के खुद के लिए नहीं रहना ना, तो ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन हमें चूंकि जिस जनरेशन में मैं रेज हुआ हूँ उसमें मर्दों का खाना पकाना या लड़कों का कोई ब्रेन में आता ही नहीं था। अब मैं देख रहा हूँ कि लोग इस तरफ जा रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। मुझे अंडा मैं बॉईल कर लूंगा या बहुत हो गया तो फ्राई कर सकता हूँ। और सिर्फ अपने लिए अपनी जात के लिए नहीं, अगर अंडा फ्राई कर लिया दूसरों के लिए भी कर सकता हूँ। इवन ऑमलेट तक मुझे नहीं सही तरह बना सकता, मैं चाय बना सकता हूँ मैं, तो ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। अच्छा, गुलकारी का शौक कैसे पैदा हुआ? किसको देख के इंस्पायर हुए थे आप? मैं इंस्पायर एक्चुअली जिनसे हुआ था वो तो क्रॉस द बॉर्डर जाना पड़ेगा मुझे किशोर कुमार बहुत अच्छे लगते थे, और उनके गाने जो हैं वो मैं आप ये सोच नहीं सकते। आप अभी छोटे हैं सारे, हमारी ये थोड़ी सी और तरह की, जब किशोर कुमार जिंदा थे या वो गा रहे थे, तो आप सोच नहीं सकते कि उनका क्या इम्पैक्ट था दोनों मुल्कों के अंदर। वो लोग जो मेरी एज के वो आपको बताएंगे कि उनके गाने हर वक्त गूंजते थे, लता मंगेशकर के भी और मोहम्मद रफ़ी के भी। तो मुझे ये लोग जो है ना, इन्होंने बड़ा इंस्पायर किया। हाँ, पाकिस्तान के अंदर मेहदी हसन थे, बहुत बड़े सिंगर हैं हमारे, फिर नूर जहाँ साहिबा थी, फिर अमानत अली ख़ान मुझे बड़े अच्छे पसंद थे, फिर मुझे तोफ़ैल नियाज़ी बहुत अच्छे लगते थे। तो मुझे इस तरह के लोग अच्छे लगते थे जो बड़े अपने काम के अंदर कदावर लोग थे, जिनके फ़न को मैं भी नहीं पहुँच सकता कभी भी। हमें थोड़ा सा अपना कोई एक फेमस गाना गुनगुना के सुना दें। मैं अपने गाने के बजाय ना आपको किशोर कुमार का गाना सुनाता हूँ, क्योंकि वो आपको पसंद थे। और ये है भी दोस्ती के बारे में, जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी जरूरी है। मैं समझता हूँ तो सियासी माहौल बना हुआ है, लोग तकसीम हो रहे हैं पार्टियों के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है। इनको इकट्ठे होके अपने हकूक के लिए लड़ना चाहिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए उसके लिए बाहर आना चाहिए, और जो भी हुक्मरान हो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो उनको नहीं दे रहा ना, वो चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ ज़रदारी की फैमिली हो, इनको अपने हकूक के लिए लड़ना चाहिए, निकलना चाहिए। ये शख्सियात के लिए निकलना बंद कर दें, क्योंकि इन्होंने आपको, इन अरबपति खरबपति लोगों ने कुछ नहीं दिया, ना आगे देना है। तो इस पैगाम के साथ मैं दोस्ती का गाना करूँगा यहाँ पे, जो किशोर कुमार का मुझे पसंद है। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, रूप ढलते हैं, आहा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। थैंक यू सो मच। बचपन की ईद याद आती होगी आपको, अब चूँकि बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, और कोई एक ऐसी शरारत जो बचपन की ईद पे की हो और आपको अभी तक याद हो? ईद पे तो नहीं शरारत मुझे याद, वैसे मैं बता सकता हूँ कि मैं एक ज़माने में वो एक जगह पे मेरे दादा जान का घर था, तो वहाँ पे साथ उनके कुछ एक कॉलोनी थी। इस कॉलोनी में लोगों के घरों के दरवाजे पे लेटर बॉक्स जैसे नहीं होता, वो एक चीज़ होती थी लोहे की, अब तो नहीं होती, तो उसके अंदर से वो डाकी आता था, अंदर वो खत डाल देता था। सही। तो जब आप उसको ऐसे करते थे ना तो वो हिलता था, आवाज़ आती थी, ठक ठक होता था।
वो कई दफा मैं निकलता था और दोस्तों के साथ सारे घरों के ना वो ऐसे करके जो है वो जैसे हम अपने लेके ज़माने जाते में थे। डोर बेल बजाते होते थे। हाँ डोर बेल भी है, लेकिन डोर बेल जो है ना वो और चीज़ है, वो उसका एक और मजा था, वो मैकेनिकल चीज़ है ना, और वैसे कहते तो हिलती रहती है, तो आप 4 5 6 7 घर जो है उसके बजा के तो आप इस तरह मुड़ जाते थे, तो लोग से बाहर आते थे तो बचपन में ये खुशी होती थी। फिर ऐसे ऐसे अकल आ गई तो छोड़ दिया फिर ये। इंडिया जाके कभी गाने का मौका मिले तो जाएंगे आप? इंडिया में गया हूँ मैंने, महेश भट्ट जो है उनके साथ काम किया, फिर मैंने एक पाकिस्तानी फिल्म थी जो कि इंडिया में शूट हुई थी पहली दफ़ा, हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ था, और वो इसका नाम था मैं एक दिन लौट कर आऊँगा, और हुमायूं से ही पहली दफ़ा हीरो आए थे उसमें, उसका मैं म्यूज़िक डायरेक्टर था, तो वहाँ भी काम किया। उसके अलावा फिर मैंने एल्बम भी एक निकाला इंडिया में, तो इंडिया में काफ़ी काम किया। क्या लगता है, थोड़ी सी सियासत पे बात कर लेते हैं, ईद है, हल्की फुल्की बात करते हैं, इमरान खान दोबारा से वज़ीर आज़म बन सकते हैं? बनना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का जो नाम है वो इस तरह का बना दिया है कि कोई मुल्क जो है हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं है। ये अरबपति लोग हैं सारे, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं। दुनिया जो है ना जुड़ी हुई है आपस में, बिल्कुल। तो अगर आपके ऊपर कोई ट्रेड पे सैंक्शंस लगा दे या आपके साथ बिजनेस करना बंद कर दे, हमारा GST प्लस जो है वो खत्म कर दे, उसका स्टेटस खत्म कर दे, यूरोपियन यूनियन कर दे, तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा वो अमीरों का नहीं होगा, वो गरीबों का, गरीबों का होगा, और इनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इनको ख्याल नहीं आता कि जिस मुल्क के अंदर वो लोगों को पीछे लगा रहे हैं अपने, और साजिश और गद्दारी और पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं, उस मुल्क के अंदर आपके ज़माने में महंगाई और गुर्बत से हमने लोगों को उनको जहन्नुम में धकेला, पहली बात, और दूसरा ये कि उनको जो तनख्वाहें दे रहे थे आप इस मुल्क में जो मिल रही थी, वो लोगों को मिल रही थी 20,000 रुपया महीना, जो मिनिमम वेज थी, जो कम से कम उजरत। और उसी वक्त इमरान खान जैसे लोग क्या करते हैं कि वो तोशा खाने में भी हाथ साफ कर देते हैं, मतलब उनको उसको भी नहीं छोड़ते। भाई आपके पास अरबों रुपए की जायदादें हैं, आपको अभी क्या तो जरूरत है? मरियम औरंगजेब ये भी कह रही है कि वो गाड़ी भी एक ले गए हैं वहां से, तो वो बोले ना, जवाब दें। इमरान खान जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर मरियम औरंगजेब कह रही हैं, फर्ज करें इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो गलत इल्ज़ाम है, तो इमरान खान जवाब देना। तो इसलिए ये आदमी जो है, इन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है 50-60 करोड़ रुपया तो वैसे ही ले गए खजाने से, उसके अलावा इन्होंने वो तो कहते हैं नहीं है। हम खजाना खाली नहीं करके गए, जब हम आए थे तो खजाना खाली था बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ तोशा खाना ना जो बंदा छोड़े तो वो खजाने की क्या बात करेगा। देखें लालच जो होता है ना, लालच वो बड़ी बुरी बला है, और ख़ास तौर पर अगर अमीरों के अंदर लालच हो, फिर आप क्या हुकूमत करेंगे गरीब मुल्क के ऊपर, जहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी रोजी के लिए रोज़ घर से निकलते हैं, लेकिन फिर भी इतना पूरा नहीं होता कि बाल बच्चों को अच्छे स्कूल घर भेज के सकें अखराजात पूरे हो जाएं और इलाज अच्छा करा सके किसी का, अगर कोई बीमार हो जाए। इस मुल्क के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इन लोगों को, ये जितने भी हुक्मरान तबके के लोग हैं, सिर्फ इमरान खान नहीं, ये सारे ये बेहिस लोग हैं, जालिम लोग हैं। तोशा खाना में तो सारों ने हाथ साफ किए, इन्होंने तो कुछ ज़्यादा कर दिया लेकिन किया तो सारों ने। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको वापस आना चाहिए। वापस आएंगे तो दोबारा वही कुछ करेंगे जो पहले किया था, वो कोई अच्छा नहीं था। अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अच्छा मैं तो वज़ीर आज़म इसलिए नहीं बन सकता, मैंने ताहयात इलेक्शन ना लड़ने का फैसला अपनी पार्टी को सुना दिया, सही। ताकि ये ना लगे उनको कि ये आदमी एक और आ गया है, हमें आगे लगाएगा 10-15 साल, फिर इलेक्शन लड़ेगा, वज़ीर आज़म बनना है, आओ मेरे पीछे आओ। मैं चाहता हूँ कि आम लोग आए इलेक्शन लड़े हमारी पार्टी से, इसका नाम, इसीलिए हमारी पार्टी का नाम है बराबरी पार्टी, और हम कहते हैं आम लोगों की पार्टी। तो लेकिन हमारी पार्टी से अगर कोई वज़ीर आज़म बनेगा तो उसको हम खींच के रखेंगे। वो कहते हैं ना कि क्या बिल्कुल, क्या उससे सबसे पहले आवाम के लिए क्या काम करवाएंगे? हम लैंड रिफॉर्म्स करवाएंगे सबसे पहले। तो इमरान खान ने अभी रिसेंटली बहुत बड़ी एक तारीफ अपनी की है जी, कि मैंने हमारे ज़माने में जो लैंड के ऊपर जो थे लोग, लैंड लॉर्ड से बड़े बड़े, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसको बड़े फ़ायदा हुआ, उन्होंने पैसे बनाए। ओ भाई मजदूर को क्या फ़ायदा हुआ ये बताएं? उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ, तो पहले अरबों रुपया खरबों रुपया था उनके पास। तो ये लोग इस तरह सोचते हैं, हम इस तरह नहीं सोचते। हम समझते हैं कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, लोगों पर जगीरें हैं, ये अगर ये नहीं चला सकते आम लोगों के लिए तो इनसे लें आप। सही। और आप इनको मत इतनी बड़ी बड़ी एक जो है वो ज़मीनें खरीदने दें। ये ज़मीन खुदा की है, उसके बाद मुल्क की है। मुल्क की है। ये क्या मियाँ खान पता नहीं कौन कौन लोग हैं वो मिलके उसको, और वो रियाज, वो मलिक, पता नहीं कौन कौन है, तो ये सब शरीफ फैमिली और सारे मिल गए, खान भी मिल गए, शरीफ भी मिल गए, अपने नाम रजिस्ट्रीज करवाते हैं। मैंने तो हमेशा ही बात की है कि लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाते
कि ये जो ज़मीन है पूरी दुनिया के अंदर, ये आखिरकार मिली कैसे लोगों को? खुदा ने तो रजिस्ट्री की नहीं किसी के मतलब नाम पे, तो इनको ऐसी मिली है ना, इन्होंने साज बाज की, गवर्नमेंट से भी, बादशाहों ने दूसरे को कत्ल किया और उनकी सल्तनतों पे कब्जा किया, तो ये कब्जे की ज़मीनें हैं सारी। तो अब ये जिन लोगों को अभी भी मिल रही है ना, वो उनको किसी ना किसी तरीके से कॉन्टैक्ट्स उनके होते हैं, उनको मुराद दी जाती है, वो ले लेते हैं, अब कौड़े के मोल ज़मीन लेते हैं, आगे भेज देते हैं। तो एक तो लैंड रिफॉर्म्स बड़े ज़रूरी हैं, रूरल भी और अर्बन भी, मतलब शहरी इलाकों में भी और देही इलाकों में भी। दूसरे नंबर पे हम इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे, इंडस्ट्रियलाइज करना चाहेंगे पाकिस्तान को, तो उसके लिए हमें फिर वही करना पड़ेगा कि हमें एक्सप्रोप्रिएशन करनी पड़ेगी। इस मुल्क में अरबों खरबों रुपया बनाया लोगों ने, तो ये बेहतर अच्छा टाइम है कि वो पैसे वापस कुछ दें रियासत को, ताकि रियासत खुद इंडस्ट्रियलाइज कर सके पाकिस्तान को। 75 साल की तारीख बता रही है कि रियासत अगर ना करे तो ये लोग नहीं करेंगे, अमीर लोग। अभी भी कोई इंडस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में सिवाय टेक्सटाइल की। हमें बेसिक इंडस्ट्री लगानी है, एग्रो इंडस्ट्री लगानी है, हमारा एग्रीकल्चर अच्छा है, हम एग्रीकल्चर के अंदर ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये इस तरफ कोई नहीं जाता क्योंकि रियासत इन्वॉल्व नहीं होती। रियासत खुद इन्वॉल्व होगी तो ये होगा, ये कुछ होगा। और ये लोग प्राइवेटाइज करते जाते हैं, ये उल्टा अमीरों को बेच रहे हैं चीजें पाकिस्तान और अपने लिए पैसा बना रहे हैं। हाँ, और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सनतें, पाकिस्तान के बड़े बड़े अदारे ये लोगों को दे रहे हैं, तो ये कोड़ियों को मोल दे रहे हैं ताकि वो और पैसा बनाए। गरीब आदमी को कोई सोचता नहीं है, वो गरीब आदमी पिसता है ना, और तो कोई नहीं पिसता। और तीसरा जो रेगुलेट हम करेंगे, हम स्टॉक एक्सचेंज और बैंकिंग सिस्टम जो है इसको रेगुलेट करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, ये बताएं, ईद पे कभी बीवी ने फरमाइश की हो कि आप गाना गा के सुनाएं, या फैमिली में से किसी ने कहा हो? नहीं, इस तरह नहीं कहते लोग, क्योंकि देखें कहते हैं घर की मुर्गी दाल तो लोग नहीं इस तरह। कभी किसी ने तारीफ भी नहीं की फैमिली में कि आपकी आवाज़ अच्छी है, या बीवी ने कभी तारीफ की हो आपकी मिसेस ने? देखें सारे ही कहते हैं जब आप नई शादी होती है या नया नया आपका पैशन होता है, नहीं मोटिवेट किया जाता है। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में था, और उस वक्त मैंने एक बैंड ज्वाइन किया था जुपिटर। उसमें मेरा इतना नाम नहीं था, हमारा एक बैंड था लोकल जो भी प्ले करता, लेकिन नाम बैंड का नाम बहुत बड़ा था। मैं अपना सोलो करियर तो मैंने 2000 में स्टार्ट किया है, मतलब 22 साल पहले। उससे पहले मैं 4-5 साल उनके साथ रहा। मैं जब पढ़ता था, मैं यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रहा था उस ज़माने में, उस वक्त लोग तारीफ किया करते थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों को पता चल गया कि सिंगर है, अब एक सिंगर की क्या तारीफ करनी है, और फेम मिल गया और दैट्स इट। ईद पे क्या ज़्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं? कुछ फरमाइश किया हो कभी ईद पे कि ये स्पेशली बनाना है अपने? मेरा ख्याल है कि एक तो हमारे घर में वो जो पकती है ना, शीर खुरमा पकता है। मीठे में तो कुछ ना कुछ, क्योंकि मीठी ईद है तो मीठे में तो कुछ बनेगा ही। वो तो बहुत हमारी ट्रेडिशन है, मेरी वाला से वो बनाती थी, तो अभी तक घर में बनता है, एक वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। उसके अलावा ईद पे जो चाट होती है और वो दही भल्ले होते हैं, और फिर रात को हम डिनर करते हैं, सारी फैमिली आती है जिसमें मेरे बहन भाई भी आते हैं, उनके भी आगे जो गेट टुगेदर हो जाता है, तो वहाँ पे पुलाव और आलू गोश्त और टिक्के इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो ईद पे काफ़ी गहमा गहमी होती है और खाने का भी मज़ा आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आज का दिन हमने जवाद साहब के साथ गुजारा और उनसे पूछा कि वो अपनी ईद कैसे गुजारते हैं, और साथ ही साथ थोड़ी सी पॉलिटिकल हवाले से भी हमने उनसे गुफ्तगू की है। अभी हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।